Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to learn the position of different nouns. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there, and you will get notified about all the upcoming lessons. देखिए, the name of the topic is एक सब पार्ट है नाउन का possession. Possession. If we talk about the term possession in हिंदी, आप इसे अधिकार के नाम से जानते होंगे. अधिकार, स्वामित्व, अधिकार और स्वामित्व. अधिकार या स्वामित्व के नाम से आप इसे जानते होंगे. ठीक है. जैसे कि मैं इसको समझा दूं कि इसमें मैं पढ़ना क्या है. स्पेशली हिंदी के से कुछ एक्सप्रेशन में लिखता हूं. मैंने लिखा राम की कलम, राम की कलम. दूसरा मैंने लिखा लड़कों का घर. तीसरा मैंने लिखा ऐसे लिखते हैं हिंदी में लड़कियों के सपने. तो व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ध्यान समझिएगा आप इसमें. हालांकि आपके पेपर में हिंदी एक्सप्रेशंस ऐसे आएंगे नहीं, तो मैंने क्यों लिखा? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न. हम वास्तव में सीखने वाले क्या हैं इंग्लिश में, वो मैं बस इसके हेल्प से आपको बता रहा हूँ. हम लोग हिंदी पढ़ेंगे भी नहीं. जैसे यहाँ लिखा राम की कलम, तो आप देखेंगे कि राम और कलम इन दोनों को रिलेट करने के लिए बीच में एक टर्म यूज किया गया की. वैसे यहाँ पे लड़कों, घर, इन दोनों को रिलेट करने के लिए टर्म यूज किया गया का. यहाँ पे क्या है? लड़कियों, सपने, इन दोनों को रिलेट करने के लिए टर्म यूज किया गया के. तो ये जो का के की यूज किया गया है इन एक्सप्रेशंस में, यही का के की यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं. तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि राम, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा गया, इसमें की यूज किया गया, यहाँ का यूज किया गया, यहाँ के यूज किया गया. अगर आप ऐसे लिख देंगे राम के कलम या लड़कों की घर या लड़कियों की सपने, तो ये गलत हो जाएंगे. यानी आपने हिंदी भाषा में या फिर अपनी भाषा में अपनी समझ से, अपने जरूरत के अनुसार यू हैव यूज्ड समथिंग रिलेटेड टू पोजीशन इन हिंदी की, का, के. इन इंग्लिश these Hindi words are replaced with of, apostrophe s and apostrophe. यानी कि हिंदी में इनका रिप्लेसमेंट जो है ऑफ, apostrophe s एंड apostrophe से है. इन तीनों को यूज करना है. यानी जैसे यहाँ पे की, का, के आपने यूज किया है, वैसे ही इंग्लिश में ऑफ, apostrophe s एंड apostrophe का यूज आपको सीखना है. apostrophe, समझ में आई बात? इसे हम लिखते हैं अपॉस्ट्रफी. समझ में आई की बात? ये होता है, सिंबल का नाम जो है अपॉस्ट्रफी होता है. तो हमको इसको सीखना है धीरे धीरे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उन डिफरेंट सिचुएशंस को ज़्यादातर को मैं इसमें कवर कर दूंगा. बाकी जो कुछ थोड़े बहुत बचेंगे इधर उधर की चीज़ें, उन्हें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. कब? जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को, अगर आए तो. चलिए शुरू करते हैं. तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ, अपॉस्ट्रॉफी एस एंड अपॉस्ट्रॉफी. हम इन्हीं के फंक्शन को समझने जा रहे हैं अपने इंग्लिश आज की इस क्लास में, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से सीखेंगे. चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसमें. तो केस नंबर 1, केस 1. केस 1 में अगर मैं बात करूं, एक एक स्टेप सुनना है आज आपको. तो एक केस तो इसमें ये हो सकता है केस 1 में कि इसके दो टाइप हो जाएं. टाइप 1. टाइप 1 क्या होगा पोजीशन में? कि नाउन हमारा जो है, नाउन वो सिंगुलर हो जाए. सिंगुलर, हमारा नाउन सिंगुलर हो. अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो इसके भी दो टाइप हो गए. एक तो ये बन गया कि वो नाउन लिविंग है, और दूसरा टाइप ये बन गया कि वो नाउन नॉन लिविंग है. व्हाट अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग? समझिएगा. इफ आई टॉक अबाउट लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव, जिसमें जो जीवित हो. तो लिविंग के साथ पोजीशन दिखाने के लिए वी कैन यूज आइदर ऑफ
और अपॉस्ट्रॉफी एस। हम ऑफ भी यूज कर सकते हैं और अपॉस्ट्रॉफी एस भी यूज कर सकते हैं, बट विद नॉन लिविंग थिंग्स वी डोंट यूज अपॉस्ट्रॉफी एस, वी यूज ऑफ। मैं आपको इसे बिल्कुल दो सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी क्वेश्चंस में हमें देखना ही इन्हें। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, राम्स पेन। मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, द पेन ऑफ राम। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशंस हैं हमारे। जैसे देखिए, राम्स पेन, राम का पोजीशन दिखाया गया है इस आर्टिकल, इस पेन पर। तो पोजीशन किसका दिखाया गया है? लिविंग बॉडी का। तो राम एक लिविंग बॉडी है, ठीक है। तो व्हेनेवर वी शो द पोजीशन ऑफ लिविंग बॉडी, तो लिविंग के साथ वी कैन यूज अपॉस्ट्रॉफी एस एंड वी कैन यूज ऑफ एज वेल। तो द पेन ऑफ राम बोल दीजिए, चाहे राम्स पेन बोल दीजिए, दोनों एक्सप्रेशन बराबर है। समझ में आई बात? अब नॉन लिविंग का देखते हैं। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहां पे, द बिल्डिंग्स रूफ, द बिल्डिंग्स रूफ। अगर आप इस एक्सप्रेशन की बात करें, द बिल्डिंग्स रूफ, यू विल कम टू नो समथिंग। अपॉस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग बॉडीज इन जनरल। तो यहां पे जो टर्म हमने यूज किया है, द बिल्डिंग इज अ नॉन लिविंग बॉडी, सो वी कैन नॉट यूज अपॉस्ट्रॉफी एस। जब हम इसे यूज नहीं कर सकते तो हम करेंगे क्या? जो ये बाद में जो नाउन लिखा है, इसे हमको ऑफ से बनाना है। अगर हम इसे ऑफ से बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो बाद में भी लिखा है ना, जिसमें अपॉस्ट्रॉफी नहीं, उसे पहले लिखेंगे आर्टिकल द के साथ। एक जनरल पैटर्न ये करने का, द रूफ हो गया। अब इसी के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ऑफ। अब जब ये अपॉस्ट्रॉफी एस का जो रोल है ना, वो इस ऑफ ने प्ले कर दिया, तो अब दोबारा जब हम इसे लिखेंगे द बिल्डिंग, तो इस अपॉस्ट्रॉफी एस को लगाने की जरूरत नहीं थी। जो जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए, द बिल्डिंग। ये बन गया हमारा द बिल्डिंग, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। यानी कहने का मतलब ये है यहां पर, टाइप 1 में मैंने क्या बताया, टाइप 1 केस 1 में टाइप 1 है आपका कि अगर नाउन सिंगुलर है, इफ द गिवन नाउन इज सिंगुलर एंड इफ वी हैव टू यूज द गिवन नाउन इन पॉसेसिव फॉर्म, वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ नाउन्स। द फर्स्ट वन इज either living and the second one is or non-living. If the noun is singular and living, you can use of or apostrophe s. आप ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। If the given noun is singular and non-living, you cannot use apostrophe s, because with apostrophe s we cannot use, sorry, with non-living nouns we cannot use apostrophe s. यानी यहाँ पे हमें of ही यूज करना पड़ेगा। ये रहा एग्जाम्पल। अच्छा, टाइप 2 ये हो सकता है आपका, ये तो नॉन लिविंग का केस हो गया। इसी में टाइप 2 भी देख लीजिए। ये हो सकता है कि जो नाउन है जिसका पोजीशन आपको बनाना है, द पोजीशन ऑफ विच इज टू बी फॉर्म्ड, द गिवन नाउन इज प्लूरल। इफ द गिवन नाउन इज प्लूरल, ठीक है, गिवन नाउन अगर प्लूरल है तो अब इसके भी दो, मतलब टाइप 2 में भी इसके भी दो ऐसे केसेस हो सकते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा। पहला, नाउन जो प्लूरल नाउन है वो नाउन एंडिंग इन एस ऑब्लिक ई एस, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके एंड में एस या ई एस लग कर के आए। दूसरा, नाउन नॉट एंडिंग इन एस और ई एस, नॉट एंडिंग इन एस और ई एस। कहने का मतलब यह है, द प्लूरल, अभी इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल वाले फॉर्म्स देखे, वहां पे आप लोगों ने बहुत सारी बातें देखी होंगी। एक तो सबसे पहली बात जो ये देखी होगी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एस या ई एस लगा के ही प्लूरल फॉर्म में बनाए जाते हैं। दूसरा ये, जिनमें एस या ई एस के अलावा कोई भी तरीका यूज करते हैं। तो अगर कोई नाउन, जैसे मान लेते हैं कि इसी को समझ लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिखा बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज, ठीक है, प्लूरल तो फॉर्म यही है। तो बॉयज लिविंग है, तो अभी आप देखेंगे कि यहां पे लिविंग के साथ वी कैन यूज अपॉस्ट्रॉफी एस एंड ऑफ बोथ, राइट। तो बॉयज आपने अगर लिख दिया है कि बॉयज अगर लिविंग है तो ऐसे करके बॉयज हॉस्टल, बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इफ यू राइट इट इन दिस वे इट वुड बी रॉन्ग। या पता है क्यों गलत होगा? ये अगर कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में है, अगर कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में है और उसमें एस लगा करके उसे प्लूरल फॉर्म बनाया गया, जैसे बॉय का बॉयज,
तो अब आप देखेंगे कि बॉयज है, ये ज साउंड आ रहा है, दोबारा आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो फिर से ज साउंड आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्लूरल नाउन है उसमें एस लगा हुआ है तो उसमें उसका पोजीशन बनाने के लिए हमें अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि हिजिंग साउंड हो रहा है ना, बॉयजेज, दो बार ज्यादा ना, बॉयजेज, तो ये गलत है। अब इसे बनाएंगे कैसे हम? बॉयज ऐसे लिख दीजिए, वो जो अपॉस्ट्रोफी है वो वहीं वैसे लगा दीजिए और तब आप हॉस्टल लगाइए। तब आप क्या लगाइए? हॉस्टल लगाइए। ये जो एक्सप्रेशन बनेगा आपका, ये जाकर के सही एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे। अब बात ये आ रही है कि आखिर ऐसा किया ही क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जो ज का साउंड होता है ना, इस तरह के जो साउंड होते हैं इसे कहते हैं हिजिंग साउंड। इसे हम क्या कहते हैं? इस तरह के साउंड को हम लोग कहते हैं हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड मतलब स की आवाज, जैसे सांप के फुंकार होते हैं ना, प्स, 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 तो इसे कहा गया हिजिंग साउंड। तो आपने अगर हिजिंग साउंड की बात की तो वी शुड अवॉइड हिजिंग साउंड, वी शुड अवॉइड हिजिंग साउंड। तो यहां पे ये हिजिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए ही हमने जो अपॉस्ट्रोफी के बाद का एस था उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब उसको नहीं लगाया। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर लगता है कि आप भूल करके ये अपॉस्ट्रोफी एस के बाद करते हो, पहले होना चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, भूला नहीं हुआ है। बॉय सिंगुलर है, बॉय के साथ अगर आपने अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया और एस बाद में किया तो वो सिंगुलर नाउन का पोजीशन बन जाएगा। बट हियर आई एम नॉट फॉर्मिंग द पोजीशन ऑफ सिंगुलर नाउन, हियर द पोजीशन ऑफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस इज बीइंग फॉर्म्ड। कोई भी नाउन जो प्लूरल फॉर्म में है, जिसके एंड में एस लगा है प्लूरल बनने के बाद, हम उसका पोजीशन बना रहे हैं तो ये एस लगा रहेगा और उस अपॉस्ट्रोफी को बाद में लगाएंगे। इस एस का यूज उसके बाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें हिजिंग साउंड अवॉइड करना है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन और लिख दूं यहां पे, इसी के लिए, गर्ल्स, गर्ल्स है ना, गर्ल्स इज क्लोथ्स मान लेते हैं, ऐसा है, लड़कियों के कपड़े। अब आप देखेंगे गर्ल्स प्लूरल बना है, एस लग कर करके बना है यहाँ पे। अगर एस लगा के आपने इसका प्लूरल बनाया है तो एक बात तो तय है। कौन सी बात तय है? कि अब दोबारा एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि जैसे ही आप वहां एस लगाएंगे दिस will produce hissing sound and we have to avoid the hissing sound in the given expression। तो यहां से s हटेगा और जो सही बनेगा वो ऐसे बनेगा, गर्ल्स लिखा, अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाया, क्लोथ्स ऐसे लगा दिया और जाकर के एक्सप्रेशन हमारा रेडी हो जाएगा। यानी कि इस केस 1 में हमने दो बातें सीखी कि इफ द गिवन नाउन इज सिंगुलर, फिर से रिपीट कर दूं मैं, इफ द गिवन नाउन इज सिंगुलर तो it has got two cases, living and non-living. If the given noun is singular and living, we can use apostrophe s and of both depending upon the situation। जो दिया रहेगा सही रहेगा। What about living? Non-living, with non-living we cannot use apostrophe s, we'll have to use only of। What about type 2? In type 2 if the given noun is plural form, given noun is written in plural form, तो plural form में लिखे होने के भी दो cases। एक तो ये है कि if the given noun is being formed in plural form using s or es in its end, तब तो आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसे भी तो प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनमें एस या ईएस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, वो बिना एस या ईएस के ही प्लूरल फॉर्म में लिख दिए जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां मेन, अगर मैं लिखूं यहां, ये क्या बनेगा? मेन, तो मेंस पार्लर, ठीक है ना, मेन प्लूरल है। देखिए तो यहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जब अगर नाउन ऐसा है जो प्लूरल फॉर्म में लिखा जा रहा है और उसमें एस या एस नहीं तो हिजिंग साउंड तो आएगा ही नहीं, तो यू कैन यूज अपॉस्ट्रोफी एस ओवर देयर। आप यूज कर सकते हैं विमेन, विमेन है प्लूरल लेकिन इसमें एस तो लगा नहीं है, तो आप अपॉस्ट्रोफी के साथ यू कैन यूज अपॉस्ट्रोफी, यू विल हैव टू यूज विमेन, तो क्या बन जाएगा? विमेन्स पार्क। ये बातें थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। जल्दी से कमेंट करें, बताएं मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप मुझे कमेंट करें कि ये जो मैंने बताया अभी ये आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। जल्दी से कमेंट करें, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो रहा केस 1। आइए अब केस 2 देखा जाए। केस 2, केस 2, केस 2, तो इसको मैं पूरा हटा ही देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए केस 2 भी देख लीजिए आप। आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। अब देखें, जैसा कि मैंने बताया कि नॉन लिविंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो जैसे है कि कुछ प्रोनाउंस होते हैं आपके, जैसे हो गया समथिंग, नथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, है ना। एनीथिंग भी कर लेते हैं, एनीथिंग,
ये सब नॉन लिविंग एटसेट्रा। इनके साथ अगर हमें पोजीशन या रिलेशन से रिलेटेड कोई बातें हमें बतानी हो तो वहां पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, राइट। तो यहीं पे लिख लेते हैं हम यूज ऑफ विद above pronouns, with of with above pronouns if required। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, पहला देखें, nothing's color is fast, nothing's color is fast, पहला। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल मैं और लिख लेता हूं, nothing's color is fast, एक और लिख लेता हूं, या एक काम करते हैं ना, everything's, दूसरा अच्छा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, everything's beauty is ट्रांजिटरी। एवरीथिंग्स ब्यूटी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है ना। ये दो एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, तो बहुत ही आसान से एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने बोला कि नथिंग नॉन लिविंग, एवरीथिंग नॉन लिविंग, तो अपॉस्ट्रोफी एस तो लगेगा नहीं। इनका पोजीशन शो करने के लिए या इनका रिलेशन शो करने के लिए हमें क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, ऑफ। तो ये पूरा गलत है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, अगर ऑफ से ही एक्सप्रेशन को बनाना हो तो जो बाद में लिखा है उसी को द लगा के पहले कर दीजिए। यानी ये क्या होना चाहिए, द कलर ऑफ। वो नथिंग्स है तो नथिंग्स का ये जो अपॉस्ट्रोफी एस था वो तो ऑफ में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ नथिंग। द इसलिए नहीं लगेगा इसके पहले क्योंकि ये एक प्रोनाउन है, तो ये जगह सही बनेगा, द कलर ऑफ नथिंग इज फास्ट, मतलब किसी भी चीज का कलर चटक नहीं है, अच्छा नहीं है, सारे के सारे कलर डल है। आगे देखिए, एवरीथिंग्स ब्यूटी, तो एवरीथिंग्स तो फिर नेगेटिव, वो नॉन लिविंग है, तो यहां पर जो ये अपॉस्ट्रोफी एस आपने यूज किया है ये गलत होगा। फिर सही कैसे करेंगे, जो बाद में लिखा है जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है उसको पहले करेंगे आर्टिकल द के साथ। सो दिस शुड बी द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। तो हो गया आसान सा। तो ये रहा केस 2। तो केस 2 में हमने इस बात को देखा। अब देखिए केस 3 भी देख लेते हैं लगे हाथों। इसको आप आराम से देखिए, इसमें आपको चीजें समझनी है। मैं जैसे बता रहा हूं बस इसको ऐसे ही देखते जाइए, यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात को आप। आइए अब हम आते हैं केस 3 में। केस 3, अगर केस 3 की आप बात करें तो आपको कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। क्या है केस 3 में, जैसे मैं लिख देता हूं इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया इसे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ होते हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। प्रोनाउन में मैंने इनके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, इनको आप डिटेल में देखिएगा क्या होते हैं। अभी तो हमें ये जानना है कि अगर इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं तो उनके साथ क्या लगेगा। तो देख लीजिए ये पहले हैं कौन कौन से। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है आपके, समवन है ना, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, etc. ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। बात आ रही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, तो ये दो हैं आपके, दो हैं ही, ईच अदर, दूसरा है वन अनदर। देखें ईच अदर तो हो गया आपका दो के लिए, आपस में परस्पर का सेंस देने के लिए, और वन अनदर हो गया दो से अधिक के लिए। इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने किया है प्रोनाउन के वीडियो में। आई थिंक प्रोनाउन का पहला या दूसरा लेक्चर होगा इसी पे बेस्ड, आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इनडेफिनिट प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आते हैं तो इनके साथ वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस। इट मीन्स, इसी बात को मैं नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या यूज
apostrophe s with above pronouns, यानी ऊपर के जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ आपको क्या यूज करना है, अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स लिखता हूं यहां पे। पहला, I found somebody pen in the class। पहला एग्जांपल रहा। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं मैं, everybody business is nobody business। ये देखिए दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने। एक एग्जांपल और लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जांपल नंबर 3, कलर येलो ही रखता हूं। यहां मैं लिख दिया, they are holding each other hands। So we have got two examples here and I want all of you to answer। जल्दी से कमेंट करके बताएं इन तीनों एग्जांपल्स में क्या गलतियां हुई हैं। I want all of you to comment your answers। Waiting for your comments my dear friends। जल्दी से कमेंट करें कि इन तीनों में क्या गलतियां हुई हैं। आइए, हुआ कुछ ऐसा है, ये जो somebody मैंने यहां यूज किया है, दिस इज अ प्रोनाउन, और ये जो पेन हमने यूज किया यहां पे, दिस इज अ नाउन। तो आपको तो पता ही होगा, अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन, या फिर आप ऐसे जानते होंगे कि अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड विद अ नाउन। तो ये प्रोनाउन इस नाउन के साथ आ नहीं सकता, तो हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के इसे डिटरमिनर बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आई फाउंड समवन पेन इन द क्लास नहीं होगा, आई फाउंड someone's pen in the class। someone's जैसे ही आपने लगाया ये, अभी प्रोनाउन नहीं रहा, डिटरमिनर बन गया, तो someone's pen। तो अगर ये वर्ड्स किसी नाउन के साथ दिख जाए तुरंत अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। आगे देखिए, everybody's business is nobody business। ये देखिए फिर से गड़बड़ हुआ, ये प्रोनाउन है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, फिर यहाँ पे nobody business, ये प्रोनाउन है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे, they are holding each other। now look at the word here, this is a pronoun, and what about this one, this is a noun। so a pronoun cannot be used with a noun because pronoun doesn't come with noun। a pronoun is used to replace a noun। तो यहाँ पे अब इसे एडजेक्टिव बना दीजिए, हटा सकते नहीं तो मतलब एडजेक्टिव मतलब वही डिटरमिनर अपॉस्ट्रोफी एस। तो ये बनेगा ईच अदर्स हैंड, मतलब एक दूसरे का हाथ। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, मतलब क्या है, कौन क्या करता है, इससे किसी को सबको दूसरे को मतलब नहीं होना चाहिए। I found someone's pen in the class। किसी के कलम को मैंने क्लास में पाया। ये तो रहा एक केस। अब यहाँ पे एक सब नोट लिख लीजिए आप केस 3 में। सब नोट ये है कि अगर आपको कभी भी एक नोट है, ऐसे देखने को मिल जाते हैं कई बार पेपर में, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन वहां लिखा था ना, क्या थे इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, आपको याद भी होगा, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, etc। अगर इनके साथ किसी में अपने आवश्यकता के अनुसार अगर else लग जाए, someone else, somebody else, no one else, sorry, nobody else, अगर else लग जाए, तब ये पूरा एक वर्ड कंसीडर किया जाता है। अब कभी भी कोई भी वर्ड में, चाहे वो एक वर्ड का वर्ड हो, चाहे दैट इज टू और मोर देन, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन हो, अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो तो वो अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा पूरे वर्ड के लास्ट में लगता है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, एक एग्जांपल, समवन एल्स पेन, ये गलत होगा क्योंकि ये जो पूरा वर्ड इतना है ना, ये समवन्स एल्स पेन नहीं होगा, समवन एल्सेस, क्योंकि समवन एल्स पूरा वर्ड है आपका,
समवन एल्स हुआ, ये कंप्लीट वर्ड है, तो ये अपॉस्ट्रॉफी आप यहां लगाएंगे, समवन एल्सेज पेन। समझ में आई बात? ऐसे लगाएंगे। आइए मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं ताकि थोड़ा आपको आसानी हो जाए इन्हें समझने में। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, किसी ईयर पेपर में आया हुआ एग्जाम्पल है ये, आप लोग जरा समझने की कोशिश करिएगा इसे। देखिए ये एग्जाम्पल है यहाँ कि ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडीज एल्स। तो अभी ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो somebody else है, somebody else, ये पूरा एक कंप्लीट वर्ड है। अगर ये एक कंप्लीट वर्ड है तो ये जो अपॉस्ट्रॉफी एस है इस somebody के साथ नहीं आएगा, बल्कि ये अपॉस्ट्रॉफी एस सेल्स के साथ आएगा। यानी ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, एक्सप्रेशन देखिए ई गायब है यहाँ का, somebody else पहले तो आप पूरा वर्ड लिखेंगे, इसके बाद अपॉस्ट्रॉफी एस यहाँ लगाएंगे। अब देखिए बात है कि इसके बाद वाला नाउन कहाँ गया, तो इसके बाद वाला नाउन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? देखिए यहाँ बोला कि कोई एक बंदा है ही, जिसने काम तो किया लेकिन मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग नहीं किया। एज पर ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, मतलब मैंने जो कहा उसने वो काम नहीं किया, उसने काम तो किया बट somebody else's। तो somebody else's का मतलब ये है ना, ये जैसे कि माई एक पोजीशन बताने वाला वर्ड है, वैसे somebody else's एक पोजीशन बताने वाला वर्ड है, डिटर्मिनर है। तो यहाँ जो ये एडवाइस आ चुका है उसके बाद ये अंडरस्टूड है कि इसके बाद वही एडवाइस लिखा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे आपने अपॉस्ट्रॉफी एस के बाद जो है एडवाइस को नहीं यूज किया, क्योंकि वी अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, हम नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, एक केस तो ये रहा कि समबडी, समवन, नो वन, नोबडी, ऐसे वाले केसेस हो गए हमारे। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, यानी केस नंबर 3। जो केस नंबर 3 है इसको देखिए ब्रह्मास्त्र हैं सारे के सारे, ये इन्हें बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, काम आपका आसान हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो लगी कैसी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से ही इस बात के इंडिकेशन होते हैं कि इस सीरीज़ को बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझना ही पड़ेगा। अभी देखिए मैं कुछ एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ। 4 है, अभी ये 4 ही है ना, जरा भाई कहाँ है? तो ये कौन सा था भाई? ये 4 था क्या? ये तो 3 था, ठीक है। ये 3 था, इसके पीछे क्या था? ये 2 था, इसके पीछे ये क्या था? ये केस 1, केस 2 समथिंग नथिंग, केस 3 में क्या था? हाँ ठीक है। अब हम आते हैं केस 4 में। केस 4 में हम जानेंगे टाइम। केस 4 काफ़ी अच्छा है, हम यहाँ सीखेंगे टाइम, डिस्टेंस, वेट, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस एंड वेट, समय, दूरी और भार, इनका पोजीशन हम ऑफ से नहीं बनाते, अपॉस्ट्रॉफी एस या सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी से बनाते हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने कुछ एक्सप्रेशंस तो लिखे ही होंगे, ऐसे लिखते रहे होंगे ना, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सर ऑब्लिक मैन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई, कॉमा, लखमन चड्डा, कॉमा, हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई नीड द लीव ऑफ 10 days। ऐसे कभी लिखा आप लोगों ने? पहला एक्सप्रेशन में लिखता हूं यहां, द लीव ऑफ 10 days, द लीव ऑफ 10 days, ये हमारा एक्सप्रेशन है, द लीव ऑफ 10 days। तो देखिए ये तरीका तो गलत है, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं टाइम की, ये टाइम की बात हो रही है, तो टाइम वाले एक्सप्रेशन को ऑफ से नहीं लगाते। तो चूंकि ये ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन को बताने के लिए प्रीपोजिशन फॉर यूज कर सकते हैं। तो इसको सही करने का एक तरीका तो ये हो सकता है, द लीव फॉर 10 days। ठीक है, ये हमारा जो है सही हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये सीख रहे हैं कि टाइम, डिस्टेंस और वेट को अपॉस्ट्रॉफी एस या अपॉस्ट्रॉफी से कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ये गलत तो हो ही गया, इसके लिए हम करेंगे कि वो जो 10 days है ना, इसी को पहले लिखेंगे,
इसको हम यहाँ लिखेंगे 10 डेज, अपॉस्ट्रॉफी के साथ ये लगा दिया एस, 10 डेज, द हटा के लिख देंगे 10 डेज लीव। लेकिन गलत ये भी है, आपको पता है क्यों? क्योंकि जो ये प्लूरल हो गया ना 10 डेज, और ये जो प्लूरल बना है ये एस के साथ लगा हुआ प्लूरल वर्ड है। तो अगर ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि ये और ये दोनों मिलकर के हिजिंग साउंड देंगे, 10 डेज इज लीव, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हमको हिजिंग साउंड अवॉइड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 10 डेज ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके 10 डेज लीव। और जैसे ही हम इसे ऐसे लिखेंगे ये भी गलत होगा। ये इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा है 10, दैट इज मोर देन 1। इफ दैट इज मोर देन 1 तो इसके बाद जो ये नाउन आना चाहिए ये भी तो भाई प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो अपॉस्ट्रॉफी पहले लग जाने से दिक्कत ये हो गई कि ये जो डे है ना ये सिंगुलर हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या बनना चाहिए था? ये बनना चाहिए था 10 डेज, ऐसे कर दिया 10 डेज। हेजिंग साउंड अवॉइड करना है प्लूरल फॉर्म में, तो अपॉस्ट्रॉफी यहाँ लगाएंगे और फिर क्या बनेगा ये 10 डेज लीव। ये ऐसे करेंगे तब जाके ये एक्सप्रेशन सही होगा। तो रहा टाइम का अपॉस्ट्रॉफी एस कैसे हम बनाते हैं, टाइम का, वैसे ही डिस्टेंस का। जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल मैंने यहां लिखा, द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि डिस्टेंस की बात हो रही है, दूरी की। तो जब दूरी की बात हो रही है तो वी कैन नॉट यूज ऑफ, ये गलत हो गया। इसको हमें बनाना चाहिए अपॉस्ट्रॉफी एस या एस से। अब देखिए यहाँ पे जो ये नाउन था ये प्लूरल फॉर्म में बना हुआ था और इसके साथ एस लगाया गया था, इसलिए हमने एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाकर छोड़ दिया, एस नहीं लगाया, बिकॉज वी हैव टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ, सॉरी वी हैव टू अवॉइड द यूज ऑफ हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड को हमें यूज में नहीं लेकर नहीं आना है, अभी इसके पहले हमने सीखा उसे। लेकिन यहाँ पे तो सिंगुलर ही है, आप इसे लिखेंगे 1 किलोमीटर, किलोमीटर आया। अब अपॉस्ट्रॉफी एस, 1 किलोमीटर्स डिस्टेंस, ये ऐसे करेंगे तब जाकर के ये सही बनेगा। ठीक है, वैसे आप लिख सकते हो उसके लिए द वेट ऑफ, ये भी गलत है, द वेट ऑफ 2 किलोग्राम्स, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये वेट की बात हो रही है, भार की बात हो रही है, भार के लिए भी ऑफ का यूज नहीं होगा, अपॉस्ट्रॉफी एस या अपॉस्ट्रॉफी। तो वहां आप देखेंगे कि वो क्या लिखा गया है, 2 किलोग्राम्स, उसी को पहले कर दीजिए, 2 किलोग्राम्स आया। अब आप लगा दीजिए अपॉस्ट्रॉफी एस। तो ये ऐसे अगर आप बनाते हैं 2 किलोग्राम्स वेट, अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये भी तो गलत ही है ना। क्यों? क्योंकि यहां भी एस है, यहां भी एस है, ये दोनों क्या निकल गए आपके हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड। तो द 2 किलोग्राम से गलत हो गया, तो इसको आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, 2 किलोग्राम्स, ऐसे अपॉस्ट्रॉफी लगाया, वेट, ये आपका बनेगा ऐसे, तब जाकर के एक्सप्रेशन सही निकलेगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए जो एक्सप्लेनेशंस मैंने किया ये आपको समझ में आया कि नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन द टॉपिक आई एम टीचिंग हियर। कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं कि इसका जो भी कॉन्सेप्ट है ये समझ पाए आप लोग। केस नंबर 4 जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे। कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी तो मुझे समझ में आएगा क्या कर रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। तो आंसर तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा आप लोगों को कमेंट जानकर। मैं यहाँ लिखता हूँ केस 5। ये सारे केसेस तो हमारे हो ही गए यहाँ से। अभी जो केस बताने जा रहा हूँ वो भी एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट केस है, आपको उसे समझना चाहिए। आइए देखें क्या है वो केस। कभी भी जब दो नाउन्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि राम है, एक हो गया मोहन, एंड लगा देते हैं यहाँ पे, एंड सोहन, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे लिखा ना सोहन, लास्ट में सिर्फ लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी सोहन्स पेन, ऐसे मैंने लिख दिया, पेंस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, राम्स मोहन्स एंड सोहन्स पेन्स। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है।
ऐसे आगे लिख देता हूं यहां पे मैं आर कॉस्टली, यहां लिख देता हूं मैं आर कॉस्टली। ये दोनों एग्जांपल्स हैं। हमें ये सीखना है यहां पे कि या दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं। थोड़ा सा नीचे कर दूं इसे मैं, अब सीखते हैं इसे हम। देखें, जब कभी भी दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से कनेक्टेड हो, एंड कंजंक्शन, व्हेनेवर या फिर व्हेन वी सी टू और मोर देन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड से जोड़ा गया, एंड। और इनमें हम देखें कि जो सारे नाउन्स हैं, जो अपॉस्ट्रोफी एस है दैट कम्स विद द नाउन दैट कम्स आफ्टर एंड, यानी जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये उस नाउन के साथ आ रहा है जो एंड के बाद है। और एक केस ये है कि अपॉस्ट्रोफी एस उस नाउन, मतलब जितने भी नाउन्स हैं सबके साथ आ रहा है। अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद ऑल द नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड से जुड़े गए सारे नाउन्स के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। तो दो केसेस हैं। जब अपॉस्ट्रोफी एस आप एंड के बाद लास्ट वाले नाउन के साथ लगाते हैं, पहले वाले के साथ नहीं लगाते हैं, तो इसे कहा जाता है ज्वाइंट पोजीशन। ज्वाइंट पोजीशन, इसको हिंदी में आप कहते हैं संयुक्त अधिकार। संयुक्त अधिकार मतलब ये जो आइटम है यहां पे पेंस लिखा हुआ है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का मतलब ये है सेंटेंस का कि ये जो पेन्स हैं, मान लेते हैं कि कई सारे पेन्स हैं ना, 1 2 3 4 कुछ पेन्स हैं। ये मैंने बोला राम मोहन एंड सोहन्स पेन, यानी कि इन सब पे उन सब का बराबर का अधिकार है। इसका मतलब ये है यहाँ पे जितनी पेन्स रखी गई हैं इन सब में उनका शेयर है, उन सब ने पैसा मिला के खरीदा है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ पेन्स ऐसी होंगी जो राम की होंगी, जो मोहन की होंगी या सोहन के अलग अलग होंगे, नहीं, जो भी रखा है उन सब पे सबका अधिकार। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लॉज वगैरह में रूम लेके रहते होंगे, तो आपके साथ कई बार आपका रूम पार्टनर भी रहता है। तो वो जो रूम है, जो भी घर आपका, जो भी जिसको ले करके आप किराए पर रह रहे हैं, दोनों लोग किराया देते हैं ना। तो जब दोनों लोग किराया देते हैं तो आप मान लेते हैं कि आप हैं राम और दूसरा वाला है श्याम है, तो राम एंड ऐसे लिखेंगे आप, श्याम्स रूम ऐसे करेंगे। तो राम एंड श्याम्स रूम का मतलब ये है, जब अपॉस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये निकलेगा ना कि इन दोनों का शेयर है, इसमें दोनों के बराबर का अधिकार है। अब जैसे कि नीचे लिख दिया अलग अलग, तो आप मान लेते हैं कि कई सारी बुक्स हैं, एक बुक है राम की, दूसरी है श्याम की, तीसरी है मोहन की, चौथी है सोहन की, सबकी अलग अलग है। तो आप क्या बोलेंगे, राम्स, मोहन्स, सोहन्स एंड जिसका भी नाम है आगे एंड लगा के सबके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। यानी यहाँ पे जो है लिखा गया है जो ये, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कई सारी पेन्स हैं, उनमें से एक या कुछ पेन जो है ये राम की है, इसका अलग है और इसका अलग है, सबके अलग अलग हैं। जब सबके अलग अलग हैं तो अपॉस्ट्रोफी सबके साथ लगेगा। आई रिपीट, जब आपको लगे कि जो पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे है, एक हो चाहे ज़्यादा हो, उस पर सबका बराबर का अधिकार है, सबने मिल के उसे लिया है, सब लोग बराबर उसे ओन करते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी एस सबसे लास्ट वाले में लगेगा। लेकिन लगे कि सबका अलग अलग है तो वहाँ पे सब में अलग अलग लगेगा। अब आप सोचेंगे यहाँ दोनों सही निकल गया, एग्जाम में कैसे पता करेंगे? आइए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में इन चीज़ों को। तो अब मैं आपको इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा जो आपको हेल्प करेंगे कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें और उन पे एग्जाम क्वेश्चंस, आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू मोहन्स एंड Rani's house but found the couple मिसिंग। ये एक एग्जाम्पल है। मैं दूसरा एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, आपको बताना है कि एग्जाम्पल गलत है कि सही है। कमेंट करना शुरू कर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। अब आपके आंसर्स मुझे चेक करने हैं भाई। एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, यहां पर एक और लिखा जाए, धनंजय एंड हिज
वाइफ्स joint account is डॉर्मेंट। अच्छा, डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है ना, जो अब अकाउंट काम में ना हो, यूज में ना हो, उसे कहते हैं हम लोग डॉर्मेंट। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, यहां मैंने लिखा वी लाइक कबीर एंड तुलसीज वर्क्स। ये वर्क्स का मतलब रचनाएं हैं, यहां पर कंपोजिशंस जिन्हें कहते हैं आप, राइटिंग्स, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लिख ही लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अमिताभ's एंड अजिताभ's फादर इज मिस्टर बच्चन जी। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, और मैं ये चाहता हूं कि आप इन एग्जांपल्स का आंसर केयरफुली करें, ठीक है। देख लें एक बार जल्दी से, तब तक मैं कमेंट देखता हूं यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग। कमेंट करें और जल्दी से बताएं मुझे कि क्या ये सारे सही हैं। कमेंट योर आंसर्स। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसके बचे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर लूँगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। कमेंट करें और आंसर बताएं सभी लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आई वेंट टू मोहन्स एंड रानीज हाउस बट फाउंड द कपल मिसिंग, एक तो यही है। जल्दी से बताएं क्या करना है इसमें, ठीक है। ये वो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन पे क्वेश्चंस आते हैं तो बन ही जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? आइए मैं समझाता हूं। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे कि मोहन्स एंड रानीज, अपॉस्ट्रोफी एस आपने दोनों के साथ लगा दिया। अगर अपॉस्ट्रोफी एस आपने दोनों के साथ लगा दिया, एक कौन सा नंबर डिस्कस कर रहा हूं मैं, जरा देखूं तो 4 है कि 5 है? हाँ 5 है केस। अगर मैंने अपॉस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लगा दिया तो इसका यह मतलब है कि रानी का घर अलग है, मोहन का घर अलग है। लेकिन आपको समझ में क्या आ रहा है यहाँ पे? फाउंड द कपल मिसिंग। फाउंड द कपल मिसिंग का मतलब क्या निकल गया कि दोनों का घर एक ही है। अगर दोनों का घर एक ही है तो जाहिर सी बात है ज्वाइंट पोजीशन हुआ। जब ज्वाइंट पोजीशन हुआ तो अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ एंड के बाद वाले नाउन के साथ आएगा, एंड के पहले वाले नाउन के साथ नहीं आएगा। ये डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा, मोहन एंड रानीज। दूसरा देखें, यहां भी वही केस है, धनंजय एंड हिज वाइफ्स, यानी कि दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन आगे दिया हुआ है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो खाता रहेगा उस अकाउंट, जो भी अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं, उसके दो लोग होल्डर रहेंगे। जब तक दोनों का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो, मतलब किसी एक के सिग्नेचर से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते आप, दोनों लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जॉइंट अकाउंट है, जब जॉइंट अकाउंट निकल गया तब तो भाई ये आपका जॉइंट पोजीशन हो गया। अगर ये जॉइंट पोजीशन हो गया तो जॉइंट पोजीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपॉस्ट्रोफी एस बाद वाले में। ये जो अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पहले वाले के साथ है, गलत है। दूसरा, वी लाइक कबीर एंड तुलसी। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो बाद वाले के साथ लिखा गया है, यानी कि ये जॉइंट पोजीशन है। जॉइंट पोजीशन का मतलब यह है कि दोनों लोगों ने मिल करके कुछ रचनाएं लिखी हैं। तो क्या ऐसा है? क्या ऐसा है कि कहीं पर दो लोगों ने मिल करके कोई रचनाएं लिखी हो? क्या कबीर और तुलसी ने मिल के कहीं पर भी कोई रचनाएं लिखी हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं, ऐसी कोई रचना है ही नहीं जिसको कबीरदास और तुलसीदास साहब दोनों लोग मिलकर लिखे हों। दोनों लोगों के द्वारा मिलकर लिखा हुआ कोई रचना नहीं है, यानी यहाँ पे कबीरदास की रचनाएं अलग हैं, तुलसीदास की रचनाएं अलग हैं। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? अपॉस्ट्रोफी एस दोनों के साथ। ये तुलसीदास की अलग हैं, कबीर की अलग हैं, तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सही बनेगा। ये जरा लास्ट वाला आप लोग कमेंट करके बताएं तो सही है कि गलत है। जो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें कि ये गलत है कि सही है। बताएं जल्दी से, कमेंट करें और बताएं इससे कि ये सही है कि गलत। देखें, अगर अपॉस्ट्रोफी एस आपने दोनों के साथ लगा दिया तो क्या माना जाएगा कि अमिताभ के पापा अलग हैं, अजिताभ के पापा अलग हैं। लेकिन यहाँ पे इज लगा है
और अब्बा एक ही हैं। अब्बा एक ही हैं यानी कि दो लोग अलग अलग पापाओं की बात नहीं कर रहे हैं, ये दोनों लोगों के पापा एक ही हैं। जब दोनों लोगों के पापा एक ही हैं तो ये बन गया जॉइंट पोजीशन। जब ये बन गया जॉइंट पोजीशन तो जो पहले वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगा ये गलत है, ये होना चाहिए अमिताभ एंड अजिताब्स फादर इज मिस्टर बच्चन जी। समझ में आई बात? जल्दी से कमेंट करें, बताएं कैसे लगी वीडियो और समझ में आ रही हैं चीज़ें। वीडियो को लाइक भी कर लें। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा, तब तक कमेंट करते रहें आप लोग। बस 10 मिनट और लूँगा आप लोगों का, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए एक केस लिखता हूँ, ठीक है ना। केस 5 हुआ है, केस 6, केस नंबर 6, केस 6 के बारे में मैं बात करता हूँ। इसमें मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा, आप बोलेगा कि गलत है कि सही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अर्थ्स एटमॉस्फियर, है ना। एक मैंने यहां पे लिखा नेचर्स लॉ। एक मैंने लिखा है यहां पे सन्स रेज। एक और लिख लिया डेथ्स आईज, ठीक है ना। अब देखें इन एक्सप्रेशंस को। आपके दिमाग में शायद एक कन्फ्यूजन हो आपको कि अभी तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा कि जो नॉन लिविंग बॉडीज होती हैं वहां पे हमें अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करना है, राइट। तो यहाँ कैसे सही निकला? यहाँ देख क्यों सही निकला। जब हम किसी नॉन लिविंग बॉडी को पर्सोनिफाई कर दें, पर्सोनिफाई का मतलब हो गया पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। उससे हम या तो ह्यूमन बीइंग का सेंस लेकर के चले आए या फिर से कोई सुपर नेचुरल पावर का, तब तो लिविंग बॉडी की तरह ही हो गया। तो वहां पे हम यूज करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस। जैसे लिखा है कि अर्थ से एटमॉस्फियर, हम क्या मानते हैं? धरती को अपनी माँ मानते हैं, तो अर्थ मतलब कि एटमॉस्फियर, धरती का एनवायरनमेंट, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस वहां सही है। नेचर्स लॉ, हम बोलते हैं प्रकृति के नियम को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति का ये नियम है और इसे नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हें प्रकृति सजा देगी। तो प्रकृति थोड़ी सजा देगी आपको। लेकिन अब यहाँ पे प्रकृति है क्या आपका? नेचर की जो बात हो रही है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया, एक सुपर नेचुरल पावर की तरह यूज किया गया, तो अपॉस्ट्रोफी एस। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, इसे हम सुपर नेचुरल पावर, एक शक्तिशाली टर्म की तरह यूज करें। डेथ, मौत की आंखें। मौत की आंखें क्या होती हैं? उस तरह से मौत की आंखें मुझे निहार रही थी। मौत की आंखें कैसे निहारेंगी? तो इसको जैसे कि पोइट्री वगैरह हम यूज करते हैं, तो वहां पे इसको हम पर्सोनिफाई करते हैं, मानवीकरण कर देते हैं इनका, यानी कि इंसानों की तरह यूज करते हैं, इनमें लाइफ डाल देते हैं हम पोइट्री वगैरह में, तब जा करके इन एक्सप्रेशन के हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम यूज कर सकते हैं अपॉस्ट्रोफी, कोई दिक्कत नहीं है। एक और केस देख ही लेते हैं, केस 7, ठीक है ना। तो केस 7 की अगर बात की जाए तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, राम्स फादर्स फ्रेंड। राम्स फादर्स फ्रेंड। अब ये गलत है। अब ये क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। द यूज ऑफ डबल अपॉस्ट्रोफी एस इज रॉन्ग, मतलब एंड से जोड़ के नहीं, ऐसे अगल बगल बिना किसी कंजंक्शन के ऐसे अगर आ जाएंगे तो ये गलत है। समझ में आई बात? एक को ऑफ से बनाइए, दूसरे को अपॉस्ट्रोफी एस से बनाइए। आइए इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखिए, राम्स फादर्स फ्रेंड, करेंगे क्या? जिसमें नहीं लगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे, द फ्रेंड ऑफ, हो गया। राम्स लिख दीजिए वैसे ही यहां पे, सिंस, ये सही बना, सिंस we have used off over here, that is why the use of apostrophe s written with father is wrong। तो ये बनेगा आपका एक्सप्रेशन और आपको इसे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक एक्सप्रेशन मैं देता हूं आपको यहीं पर, उसको आप बताएंगे कैसे सही करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन है आपका, ये पहला एग्जांपल रहा। एक दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं, मोहन्स अंकल्स स्कूल। मोहन्स अंकल्स स्कूल, ये गलत है। अब आपको बताना है कि सही कैसे होगा। कमेंट करें, बताएं जल्दी से कमेंट करें, बताएं मोहन्स अंकल्स स्कूल अगर है तो आप इसे सही कैसे करेंगे। क्विक, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताएं क्या करना है।
आप आंसर करें, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। अब देखें, मैं बताता हूं आपको। भाई दो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज तो गलत ही है। तो आप क्या करेंगे, स्कूल को पहले ले आएंगे द के साथ, द स्कूल, ऑफ लगा दिया। तो जब इसके साथ आपने ऑफ लगा दिया तो ये अपॉस्ट्रोफी का रूल खत्म हो गया। आप यहां क्या लगाएंगे, मोहन्स अंकल। अब जाकर के ये एक्सप्रेशन सही बना। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा आपके सामने। केस 7 हो गया। केस 8, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं यहां पे कंपाउंड नाउन का। आपको यह बताना है कि उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा। मैंने लिखा मदर इन लॉ। आपको बताना ये सिंगुलर है, आपको बताना है कि इसका प्लूरल क्या बनेगा, प्लूरल फॉर्म मदर इन लॉज बनेगा या मदर्स इन लॉ बनेगा। इन दोनों में प्लूरल क्या बनेगा, वो तो गलत, वो तो सिंगुलर ही है। इसका प्लूरल इन दोनों में क्या बनेगा, दिस इज योर टास्क। बताइए क्या बनेगा। आई एम आस्किंग यू। सॉरी, एक यहां पे लगा दिया मैंने, तो मैं ही बता देता हूं आपको। देखें, कभी भी किसी नाउन को, किसी कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना है तो उसका जो एस आप लगाएंगे वो प्रेपोजिशन के पहले वाले नाउन में। तो प्रेपोजिशन के बाद तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो मेन वर्ड हुआ नहीं। तो जो कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड होता है वो प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन होता है, तो ये तो गलत ही हो गया। सही क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। अब मैं आपको इसके हेल्प से बताना चाहता हूं कि कैसे ऐसे कंपाउंड नाउन्स का हम पोजीशन बनाते हैं। मान लीजिए मैंने कहीं लिखा मदर्स इन लॉ फोन, मान लेते हैं ऐसे कोई एक्सप्रेशन है जो कि गलत है। तो कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल फॉर्म करते हैं तो वो जो मेन वर्ड होता है वहां लगाते हैं एस। लेकिन जब हम पोजीशन की बात करते हैं, जब कभी भी हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के लिए जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो मेन वर्ड यहां नहीं, वो पूरे वर्ड में, क्योंकि इसका जो पूरा वर्ड है वो तो ये है, तो अपॉस्ट्रोफी एस लॉ में लगेगा, ये गलत है। यहां आपको लगाना चाहिए मदर इन लॉज फोन, ऐसे लगेगा। यानी मैं यहां समझाना ही चाहता था आपको कि अगर आपने किसी कंपाउंड नाउन को यूज किया है एंड इफ यू वांट टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द गिवन कंपाउंड नाउन वी यूज एस with the main word, and if any compound noun is there and it is compounded in preposition, so the main word comes before the preposition if it is a noun, so we use s with the noun that comes before the preposition. If we are going to form the possession of the given noun, doesn't matter how long the word is, we use apostrophe s at the end of the word. So this is the complete word mother-in-law and apostrophe s will be there at the end of the word, यानी कि mother-in-law's phone। ठीक है, ये आपका सही बनेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ मेक योर कमेंट्स, कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कमेंट करने के बाद कैसी लगी, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वही हमारे लिए कैटलिस्ट हैं, यानी क्या, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। हमारी स्पीड और बढ़ती है, वी गेट मोटिवेटेड टू डू बेटर एवरी टाइम। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video if you like it with your friends so that they can also be benefited. And if you are new to the channel and if you did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel so that you can get all the notification of my upcoming classes. Thank you very much. Bye bye.